नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मिडिल ईस्ट में ऐसा लगता है कि हलचलें एक बार फिर से बढ़ी हुई हैं, चीजें बिल्कुल सामान्य नहीं हैं और कई मोर्चों पर कई सारी खदबदाहट एकदम साफ दिखाई दे रही है। कल सऊदी अरबिया ने जो हमला किया है यमन के ऊपर, और एक बात नोट कर लीजिए, ये यमन के हूथियों पर हमला नहीं किया है। हूथियों के साथ पुरानी दुश्मनी है सऊदी अरबिया की, लंबी लड़ाई भी चली है, लेकिन यह हमला हूथियों पर नहीं है। हिंदुस्तान में कई जगह मैंने देखा कि खबरों के नाम पर लोग कहने लगे कि हूथियों के ऊपर सऊदी अरब ने हमला किया है। नहीं, यह सऊदी अरब का जो हमला है वो आरएसएफ, जो यूएई सपोर्टर है और जिसको माना जाता है कि इजराइल भी सपोर्ट करता है, ये आरएसएफ के ऊपर हमला हुआ है। आरएसएफ जो है, कहा यह जा रहा है कि आरएसएफ के लिए हथियार भेजे थे सऊदी अरबिया ने। यमन का जो पूरा मामला है वो बहुत बिखरा हुआ, अजीबोगरीब सा मामला है। हूथी एक बड़े इलाके पर काबिज हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वहां का शासन है उसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है, और वहां पर एक और ग्रुप है जिसको यूएई सपोर्ट करता है, और इस ग्रुप को कहीं ना कहीं इजराइल भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह से यमन की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। यमन एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लगातार वहां पर सिविल वार चल रहा है, लेकिन एसएएफ और आरएसएफ को समझना है तो आपको सूडान को 2 मिनट के लिए देखना पड़ेगा। मैंने सूडान पर कभी डिटेल वीडियो नहीं किया है। सूडान में जो चल रहा है उसको लेकर कभी मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा। सूडान में 2 आर्मीज के बीच में लड़ाई है, एसएएफ और आरएसएफ। एसएएफ जो है वो सूडान की ऑफिशियल आर्मी है, यानी सूडान की जो ऑफिशियल आप कह सकते हैं, सूडान की जो सरकार है उसकी आर्मी है एसएएफ। और एसएएफ को पूरी तरह से सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया, हथियार से, पैसे से, हर तरह से सपोर्ट करता है। कहा यह जाता है कि एसएएफ जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के करीब है। जो वहां विद्रोही फोर्सेस हैं वो है आरएसएफ, और आरएसएफ को जैसा मैंने आपको बताया कि यूएई और इजराइल लगातार बैक करते हैं। जब सूडान के मामले में ट्रंप ने पूरी तरह से सऊदी अरबिया को फ्री हैंड दे दिया था कि अपने तरीके से आप डील करो इसको, उसके बाद से एसएएफ और आरएसएफ के बीच में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में रिश्ते भी काफी खराब हुए हैं। इसको अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अल-शारा जो सीरिया में इस समय गद्दी पर है, उसको भी सऊदी अरबिया ही सपोर्ट कर रहा था। इजराइल सीधे उसको नहीं चाहता था, इजराइल किसी और को चाहता था, लेकिन उस मसले में भी ट्रंप ने सऊदी अरबिया का ही साथ दिया और अल-शारा गद्दी तक पहुंचा। तो वहां भी यूएई और सऊदी अरबिया के बीच में अपने तरीके का टकराव है। और यमन में ये जो अचानक से हमला हुआ है, ये हमला अचानक से नहीं हुआ है। बहुत लंबे वक्त से जो अंदरूनी टकराव सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में चल रहा था, उसका नतीजा है कल जो हमला हुआ है वहां पर आरएसएफ के ऊपर जो आरोप लगाया है सऊदी अरबिया ने कि यूएई उनको हथियार भेज रहा था। अब उसमें आगे क्या होगा वो देखने वाला मामला होगा। मुझे नहीं लगता अबू धाबी के लिए सऊदी अरबिया ने जरूर एक थ्रेटनिंग आप कह सकते हैं, एक धमकी जारी की है कि इस तरह की कार्रवाई से बचो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में कोई लड़ाई होने वाली है। ऐसे ही सूडान में, यमन में, अलग अलग जगहों पर ये टकराते रहेंगे क्योंकि इनके हित आपस में टकराते हैं। और यूएई पिछले दिनों में इजराइल के बहुत करीब चला गया है। यूएई के कई बड़े नेताओं ने इजराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी किया है। तो यूएई का अपना रोल जो है वो बहुत ड्यूबियस है कि वो इजराइल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में क्या करना चाहते। लेकिन बड़ी खबर जो आई है वो आई है अमेरिका से। नेतन्याहू गया हुआ है अमेरिका। ऑफिशियली ये कहा गया कि गजा के अंदर जो पीस प्लान बनाया गया था, जिसको ट्रंप ने बनाया था और लागू किया था, उसके सेकेंड स्टेज तक कैसे बढ़ा जाए, इस पर बात करने के लिए नेतन्याहू गया हुआ है अमेरिका। लेकिन जो हेडलाइंस आई वहां से, और जरूरी नहीं है कि हमेशा हेडलाइन सारी बातें कह दें, ये 2 साल तक मैंने मिडिल ईस्ट को लगातार कवर करते हुए आपसे बताया है कि हेडलाइंस के पीछे बहुत सारे खेल होते हैं। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये बहुत बाद में पता चलता है, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जो हेडलाइंस आई हैं बड़े अखबारों में, वो 2 चीजों पर सेंटर कर रही हैं। पहली चीज तो वो ये कह रही हैं कि हमास को धमकी दी है ट्रंप ने, एक बार फिर से, बहुत बार धमकी दे चुका है और अल्फाज भी वही इस्तेमाल किए हैं। हमास को धमकी दी है ट्रंप ने कि अगर वो डिसआर्म नहीं होता है, अपने हथियार वो पूरी तरह से नहीं छोड़ता है, तो उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए नेतन्याहू ने यह कहा है कि अगर हमास अपने आप हथियार नहीं छोड़ता है तो हम दोबारा से जंग शुरू करेंगे। अभी देखते हैं गजा में क्या हाल है।
अभी गजा में फर्स्ट स्टेज का सीज फायर लागू हुआ है, यानी सीधी लड़ाई तो बंद है। एड आना शुरू हुई है, इमदाद आना शुरू हुई है, बहुत ज्यादा तो नहीं, जितना वादा किया गया था उतना भी नहीं, लेकिन इमदाद आ रही है। हालांकि हाल में बारिशें जो हुई हैं, जाड़ों की सर्दियों की जो बारिशें हुई हैं, उससे वहां पे मुसीबत बढ़ी है, लेकिन फिर भी इमदाद आ रही है। और मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी शांति वहां पर बनी हुई है। अब इस बीच में हुआ यह है कि हमास ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है गजा को। यह साबित हो गया है कि 2 साल की लड़ाई में नेतन्याहू हमास को खत्म नहीं कर पाया और हमास ने कब्जा किया हुआ है गजा के ऊपर। और यह कब्जा नहीं है, बल्कि यह कहिए कि गजा में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो रोज बरोज का मामला वहां पर प्रशासन का चल रहा है, वो हमास चला रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि बीच में ट्रंप से अकेले में पूछा गया था, अकेले में मतलब जब नेतन्याहू उसके साथ नहीं था तब पूछा गया था कि गजा में हमास जो है उसके हाथ में हथियार देखे जा रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो ट्रंप ने कहा था हमने इसकी परमिशन दी है। इसका मतलब अंदर अंदर समझौता है कि हमास उसको कंट्रोल करता रहे। नेतन्याहू की यह जिद है कि हमास हथियार छोड़े। हमास ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा। अब इन सबको जोड़कर आप देख लीजिए, सेकंड स्टेज में जाना है। सेकंड स्टेज के लिए शर्त यह है कि इजराइल पूरी तरह से गजा से बाहर निकले, अपने सारे सैनिक गजा से बाहर करे और हमास अपने हथियार छोड़ दे, जिसके बाद रीबिल्डिंग वगैरह का प्रोसेस शुरू होगा और गजा का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक ऐसी आर्मी को दे दिया जाएगा जिसमें दुनिया के कई मुल्कों की आर्मी शामिल होगी। स्टेबलाइजेशन फोर्स उसको कहा जा रहा है। अब अभी तो यही तय नहीं हुआ है कि उस स्टेबलाइजेशन फोर्स में कहां की आर्मी होगी। जैसे टर्की के आर्दोगान ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम वहां अपनी आर्मी को रखना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू इस बात के लिए राजी नहीं है कि टर्की की आर्मी वहां पर हो, जबकि ट्रंप को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रंप आर्दोगान को काफी करीब समझता है अपने, और ट्रंप ने कई बार कहा है कि जो स्टेबलाइजेशन आर्मी होगी उसमें टर्की की आर्मी भी होगी। दूसरी चीज देखते हैं, अभी तक इजराइल ने रफा बॉर्डर नहीं खोला है। रफा बॉर्डर नहीं खोलने का मतलब यह होता है कि इजिप्ट के साथ गजा की जो सीमा होती है वो बंद है, यानी इजिप्ट के रास्ते जो इमदाद और बाकी सारी चीजें आ सकती हैं वो नहीं आ सकती हैं, इस समय नहीं आ पाएंगी। आपको यह भी पता है कि इजिप्ट ने गजा के काफी लोगों को वहां पर पुलिसिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी है और यह तय पाया गया था कि जब स्टेबलाइजेशन फोर्सेस होंगी तो पुलिसिंग वगैरह की जिम्मेदारी गजा के लोगों पर होगी और उन लोगों पर होगी जिनको इजिप्ट ने ट्रेन किया है। अभी उनके आने का कोई रास्ता खुला नहीं है। पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं वो गए थे अमेरिका, उस समय भी यही बात हुई थी कि पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजेगा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, और भी कई सारे मुस्लिम नेशंस को वहां पर स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपनी आर्मी भेजनी है। अब सवाल 2 या 3 है। पहला सवाल तो यह है कि इस स्टेबलाइजेशन फोर्स में अमेरिका के आर्मी की साइज कितनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अमेरिका की आर्मी सबसे बड़ी होगी और बाकी सब उसके मातहत काम करेंगे। हालांकि यूनाइटेड नेशन की आर्मी होगी तो मातहती वैसी नहीं होगी, लेकिन अगर अमेरिका की आर्मी बड़ी होगी तो जाहिर है कि उसकी ही चलेगी। दूसरी बात कि क्या यूरोप के देश भी अपनी आर्मी भेजेंगे, और तीसरी बात कि कौन कौन से इस्लामिक मुल्क अपनी आर्मी भेजने को तैयार होंगे। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि ये जो आर्मी जाएगी इसकी जिम्मेदारी ये भी होगी कि हमास को डिसआर्म करे, उससे हथियार छीने। इसका मतलब कि इसकी सीधी टकराहट हमास के साथ हो सकती है, जो कोई भी इस्लामिक मुल्क तो कम से कम नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ये खबरें आती हैं कि जिस आर्मी में उसकी भी आर्मी शामिल है वो हमास के ऊपर या फिर गजा में रहने वाले फलस्तीनियों के ऊपर गोली चला रही है, तो उनके अपने देश में बड़ा रिएक्शन हो सकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि अभी तो स्टेबलाइजेशन आर्मी कैसी होगी, उसकी क्या सूरत होगी, क्या रंग होगा, यही अभी तक तय नहीं हुआ है। जब तक यह तय नहीं है तब तक गजा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हमास के अलावा और कौन चला सकता है। अगला सवाल, इजराइल की अपनी आर्मी अभी भी गजा के अंदर है, तो अगर सीज फायर का सेकेंड राउंड लागू होता है तो उस आर्मी को तुरंत हटाना होगा। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर वो आर्मी हटाना नहीं चाहता है, इसीलिए लगातार बात कर रहा है वो हमास के डिसआर्मामेंट की। अब ट्रंप ने साथ खड़े होकर बोल दिया हमास के लिए, या फिर वो वाकई सीरियस है हमास को डिसआर्म करने के लिए, ये एक ऐसा मामला है जो देखना होगा और इससे बहुत कुछ तय होगा।
जहां तक दोबारा जंग शुरू होने का मामला है, मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में नेतन्याहू कोई दूसरी जंग खड़ी करने की स्थिति में है या वो कोई दूसरी जंग खड़ी करेगा। अभी उसकी बड़ी प्रॉब्लम उसकी कुर्सी है। उसके खिलाफ केस चल रहा है। उसने आर्मी रेडियो को बैन करने की कोशिश की, वहां के कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया, और भी इसके कई मसले खारिज हो चुके हैं, और इसके खिलाफ करप्शन का जबरदस्त केस चल रहा है जिसमें वो माफी चाहता है। अभी जब गया हुआ था तो भी ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या माफी के लिए आपने बात की है हरजोग से, हरजोग जो वहां का राष्ट्रपति है इजराइल का। अभी माफी वाला मामला क्लियर नहीं हुआ है, और कई सारे लोगों का यह मानना है कि गजा तो बहाना है। बेसिकली वो अपनी माफी करवाने के लिए वहां गया है। वो चाहता है गद्दी जाने से पहले कैसे भी माफी मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गद्दी जाने के बाद उसको लंबे समय तक जेल में रहना पड़े। तो यह मामला अपने आप में उलझा हुआ है, और जब मामला उलझता है तो जंग की बात जोर शोर से होने लगती है। इसीलिए नेतन्याहू ने एक राग ये छोड़ा कि ईरान ने अपने हथियार फिर से इकट्ठा कर लिए हैं और ईरान अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। ईरान नेतन्याहू के ऊपर यानी इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। अब यह बात अपने आप में आपको मजाक लगेगी, किसी को भी मजाक लगेगी। ईरान ने अपनी तरफ से अपने इतिहास में कभी किसी मुल्क के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। जो 12 रोजा जंग हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। जहां तक अमेरिका के ऊपर ईरान के अटैक का सवाल है, अपने आप में सोचना भी बेवकूफी है। इतना दूर है अमेरिका कि ईरान उसके साथ कोई जंग करने की कोशिश क्यों करेगा, क्यों खुद को रिस्क में डालेगा, पूरे मिडिल ईस्ट को अपना दुश्मन बनाएगा अमेरिका के साथ लड़ाई करके। इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। दरअसल बहाना ढूंढ रहा है नेतन्याहू कि अब गजा की जंग तो दोबारा शुरू होना बहुत मुश्किल काम है। अगर ईरान से कहीं से फिर से लड़ने भिड़ने की इजाजत अमेरिका से मिल जाए, अमेरिका उसको सपोर्ट कर दे और ईरान के ऊपर यह हमला करना शुरू कर दे, तो शायद उसकी गद्दी थोड़े लंबे वक्त तक बची रहे। ट्रंप बड़बोले तो हैं ही, और नेतन्याहू जब बगल में होता है तो उसको खुश करने वाली बातें ही करते हैं। तो ट्रंप ने कह दिया कि मैं ऐसी खबरें पढ़ रहा हूं कि ईरान फिर से हथियार और दूसरी सैन्य क्षमताएं डेवलप कर रहा है। क्यों नहीं करेगा भाई? आपने उसकी मिसाइलें अगर खत्म कर दी हैं, उसने आपके ऊपर इतने हमले किए हैं कि मिसाइलें कम हो गई हैं, तो जाहिर है नई मिसाइलें बनाएगा। अगर आपने उसके एटॉमिक सेंटर्स पे हमला किया है तो जाहिर है वो अपने नए एटॉमिक सेंटर बनाएगा। कोई भी मुल्क अपनी जो सुरक्षा की जरूरत है उसको तो खत्म नहीं कर सकता। अगर इजराइल के लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है अपनी, उसके लिए वो 5 या 7 मुल्कों से एक साथ लड़ सकता है, तो फिर ईरान के लिए अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं पॉसिबल है? खासतौर पर तब जब एक तरफ इजराइल है, एक तरफ सीरिया है, और आसपास कोई भी दोस्त मुल्क उसका नहीं है। सऊदी अरबिया और यूएई जैसे मुल्कों पर भी वो कोई भरोसा नहीं कर सकता है। तो जाहिर है जबानी जंग हुई है, उधर से कहा गया है। तो इधर से ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि ईरान किसी से पूछकर अपनी सिक्योरिटी की जरूरतें पूरी नहीं करता। जो हमारी सिक्योरिटी की जरूरतें हैं वो हम पूरी करेंगे और अपने तरीके से पूरी करेंगे, इसके लिए किसी की परमिशन नहीं लेंगे। ईरान के मामले में भी बातें चाहे जितनी हो, अभी तुरंत तो मुझे नहीं लग रहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में या फिर ईरान और इजराइल के बीच में कोई बड़ी जंग होने वाली है। हालांकि इजराइल कभी भी कोई बदमाशी कर सकता है, इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है कि इजराइल क्या करेगा। एक मामला सोमालीलैंड का उछला है, उसको भी आपने देखा होगा। दरअसल 26 दिसंबर को सोमालीलैंड को एक आजाद मुल्क का दर्जा दे दिया इजराइल ने। इजराइल के अलावा दुनिया का कोई मुल्क सोमालीलैंड को एक आजाद मुल्क का दर्जा नहीं दे रहा है। सोमालीलैंड जो है अफ्रीका के हार्न में है, और 1991 में इस इलाके ने सोमालिया जो मुल्क है उससे आजादी की घोषणा की थी, और तब से लगातार कोशिश कर रहा है कि उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए। अब इजराइल को ना तो सोमालिया से कोई मोहब्बत है, ना सोमालीलैंड से कोई मोहब्बत है। इजराइल सिर्फ इतना चाहता है कि सोमालीलैंड में उसको अपने बेसेस बनाने का मौका मिल जाए, वहां पर अपनी आर्मी, वहां पर अपना बेस वो बना सके, जिससे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर या फिर गजा पर या ईरान पर हमला करना उसके लिए थोड़ा और आसान हो जाए। और यही जो दोस्ती है वो दोस्ती है। इजराइल पैसे वगैरह देगा और सोमालीलैंड बदले में उसको
जगह देगा जहां पर वो अपना आर्मी बेस बना पाएगा। लेकिन इसका काफी विरोध हो रहा है, काफी मुखालिफत हो रही है। चाइना ने इसकी मुखालिफत की है। इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसने भी बयान जारी करके मजम्मत की है इस बात की कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, गाम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरबिया, सोमालिया और इस तरह के तमाम मुल्कों ने इसकी मुखालफत की है। अब सोमालीलैंड को मान्यता देने से, इजराइल की मान्यता देने से क्या मिल जाएगा? क्या इजराइल के बाद अमेरिका भी सोमालीलैंड को आजाद मुल्क का दर्जा दे देगा? ये सब बातें देखने वाली होंगी। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग जो कहानी है वो सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में है। यूएई जिस तरह से इजराइल के करीब गया है और सऊदी अरबिया जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है, अपने आप को सबसे मजबूत कंट्री की तरह पेश करना चाहता है, अपने आप को अमेरिका की सबसे करीबी कंट्री की तरह पेश करना चाहता है, जिसमें जाहिर तौर पर ट्रंप का भी काफी रोल है। उसका नतीजा क्या होगा? मैंने कहा आपसे कि सीधी लड़ाई तो इन दोनों के बीच में नहीं होगी, लेकिन ये जो आग लगेगी वो किन किन इलाकों में भड़केगी, उसका कितना नुकसान होगा, ये देखने वाला मामला होगा। और देखने वाला मामला ये होगा कि गजा में सीज फायर का राउंड 2 कैसे लागू होता है। रेगुलर नहीं कर रहा हूं मिडिल ईस्ट की खबरें, लेकिन जैसे जैसे जब जब कोई डिटेल खबर आएगी, कोई बड़ी खबर आएगी, मिडिल ईस्ट की खबरें लेकर मैं आपके बीच में हाजिर होता रहूंगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए। वीडियोस हमारे और भी अलग अलग इश्यूज पे आते हैं, उनको भी देखिए। वीडियोस को दूर तक, दोस्तों तक पहुंचाइए और अगर मुमकिन हो तो हमारी ताकत बनिए। मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन की बटन दबाकर। स्क्रीन पर जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो लिंक्स हैं उनको फॉलो करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक नया मेंबर मिलता है, बनता है, तो हमें लगता है हमारे चैनल की ताकत 100 गुनी बढ़ गई। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।